वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड में इजाफा होता चला जाता है। इसी स्केड्यूल को हमने जब एक डायग्राम की शक्ल दी, जब एक ग्राफ की शक्ल दी, तो हम हमारे सामने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट इसलिए है कि जब भी प्राइस में कमी आती है, जब भी प्राइस में कमी, जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्राइस में कमी और इजाफे को शो करता है, क्योंकि हमने प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे लिया हुआ है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं, वो क्वांटिटी डिमांड के कम या ज्यादा होने के शो करता है। यहां पर आप देखें ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस की तरफ जितना आप ऊपर चाहते जाएंगे प्राइस में इजाफा होता चला जाएगा। इस ओरिजिन से क्वांटिटी डिमांडेड की तरफ जितना ज्यादा आप राइट जाते चले जाएंगे क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होता चला जाएगा। इट्स अबाउट ओरिजिन। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि वर्टिकल एक्सिस में जब कमी आती है तो ही एक्स एक्सिस में इजाफा होता है। वर्टिकल एक्सिस कम हो रहा है और एक्स एक्सिस में इजाफा हो रहा है। फिर दोबारा देखें, प्राइस 30 से 20 पे आई है तो फिर ही डिमांड 120 से 140 पे गई है। तो इसकी क्या वजह है कि प्राइस को कम करके ही डिमांड में इजाफा किया जा सकता है। प्राइस में मजीद कमी करके ही डिमांड में इजाफा किया जा सकता है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? एक कॉमन सी हमने एक रीजन पढ़ी कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाता है। ये बात अहम नहीं है, अहम ये है कि ऐसा क्यों होता है। प्राइस के बढ़ जाने पर कंज्यूमर क्वांटिटी जो डिमांड करता है उसमें कमी क्यों कर देता है? इसकी क्या वजह है? इसकी स्टूडेंट्स 3 रीजंस हमने आज पढ़नी है। सबसे पहली रीजन हमारे पास है यहां पर यूटिलिटी। सबसे पहली रीजन है यूटिलिटी। यूटिलिटी की क्या वजह है? यूटिलिटी क्यों वजह बनती है प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप की? इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को समझ लें। ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया आपको समझाने के लिए। हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करते चले जाते हैं, उस प्रोडक्ट का हर अगला यूनिट इस्तेमाल करने से हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो पहले से कम मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहला यूनिट इस्तेमाल किया है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई 10। दूसरा यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको मार्जिनल यूटिलिटी पहले से कम मिलेगी। पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10, अब मिल रही है 8, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्ट को मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करते चले जाते हैं उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो पहले से कम मिलती है। तो इसी तरह तीसरा यूनिट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 6 मिलेगी। स्टूडेंट्स इस बात पे फोकस कर लें कि मैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहा। टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। देखें, अगर यहाँ पर पहले यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है, दूसरे की अगर मैं टोटल लिखता तो 18 लिखता, क्योंकि पहले यूनिट की 10 और दूसरे की 8, तो दोनों को मिला के 18 हो गई। इसी तरह जब मैं तीसरे की टोटल यूटिलिटी लिखता तो मैं यहाँ लिखता 24, पहले की 10, दूसरे की 8 और तीसरे की 6, सबको जमा करके आ जाता 24। लेकिन यहाँ मैंने टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट यूज नहीं किया, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटी की। हर एक यूनिट की अलग से जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें ये पता चल गया कि जब हम किसी प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा इस्तेमाल करते चले जाते हैं उसका हर अगला यूनिट हमें यूटिलिटी पहले से कम देता है। तो इसी को जहन में रखते हुए आप समझें कि जब आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में इजाफा करेंगे, आप उसकी मिकदार पहले से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से जो उससे आपको यूटिलिटी मिलनी है वो पहले से कम मिलेगी। तो क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा इस्तेमाल करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी अगले यूनिट की वो पहले से कम होगी। तो मुझे ये बताएं कि जब अगला यूनिट आपको यूटिलिटी पहले से कम दे रहा है तो आप पहले जितनी प्राइस क्यों पे करें उसके लिए?
डेफिनेटली जब हर अगला यूनिट आपको यूटिलिटी कम दे रहा है तो आप उसके लिए क्या चाहेंगे? आप यही चाहेंगे कि उसके लिए मुझे प्राइस भी कम पे करनी पड़े, तो डेफिनेटली आप उसकी प्राइस कम पे करेंगे। तो ये देखें, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा उसी सूरत में पॉसिबल है जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आए, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा करेंगे, ये कमी करेंगे, तो प्रोडक्ट की डिमांड में कमी करने से क्या होगा? आपकी मार्जिन यूटिलिटी बढ़ेगी। कैसे? फर्ज करें आपने 3 यूनिट्स इस्तेमाल किए, ये जो तीसरा यूनिट है ये आपको मार्जिन यूटिलिटी कितनी दे रहा है? 6। जब आप डिमांड में कमी करेंगे, आप 3 यूनिट्स की बजाय 2 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरा यूनिट आपको कितनी यूटिलिटी दे रहा है? 8। तो दूसरा यूनिट पहले वाले से आपको ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी करते हैं तो आपकी यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है। मार्जिन यूटिलिटी में इजाफा होने से आप उसके लिए ज्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपको अब यूटिलिटी पहले से ज्यादा हो रही है। तो जब आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी करते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी उस यूनिट की बढ़ जाती है, तो प्राइस में इजाफा करने के लिए आप तैयार होते हैं। आप कहते हैं अगर प्राइस ज्यादा हो भी गई है तब भी हम इसको परचेज करेंगे, क्योंकि मिकदार कम करने से जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वो पहले से ज्यादा है, यानी कि 6 से अब कितनी है? 8, क्योंकि आप डिमांड में कमी कर रहे हैं, आप 3 के बजाय 2 यूनिट परचेज कर रहे हैं। तो इसी तरह सेकंड फैक्टर जो हमारे पास वजह बनता है डिमांड कर्व के नेगेटिव स्लोप होने का, वो है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को समझने से पहले आपको 2 कंसेप्ट समझ आने बहुत जरूरी हैं। एक है नॉमिनल इनकम और दूसरा है रियल इनकम। अगर मुझसे कोई पूछे आपकी सैलरी कितनी है, तो मैं आपसे कहूं मेरी सैलरी 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज मेरी नॉमिनल इनकम है। इनकम विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड नॉमिनल इनकम। रियल इनकम किसे कहा जाता है? an income which is expressed in terms of goods is called real income। इसको समझ लेते हैं मजीद। नॉमिनल इनकम का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। नॉमिनल इनकम मैंने यहां पर बताया, अगर मेरी नॉमिनल इनकम 50 रुपीज है तो इसको हम रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रियल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपनी नॉमिनल इनकम को, YN से मुराद नॉमिनल इनकम को प्राइस पे डिवाइड कर दें, तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 50 रुपीज, मुझे ये एक मार्कर 10 रुपीज का मिलता है, यानी कि प्राइस, इस प्रोडक्ट की प्राइस। तो मैं इस 50 रुपीज से कितने मार्कर परचेज कर सकता हूं? 5 मार्कर्स परचेज कर सकता हूं। अब फर्ज करें मेरी नॉमिनल इनकम अभी भी 50 ही है, लेकिन जो मार्कर है वो पहले से महंगा हो चुका है। अब मुझे एक मार्कर 25 रुपए का मिलता है। अब मैं अपनी इस नॉमिनल इनकम से कितने मार्कर परचेज कर सकूंगा? सिर्फ और सिर्फ 2। यहां पर मेरी रियल इनकम 5 मार्कर्स है और यहां पर मेरी रियल इनकम 2 मार्कर्स है। आप यहां पर देखें, जब मार्कर की प्राइस में इजाफा हुआ है, मार्कर पहले 10 रुपए का था, अब मार्कर 25 रुपए का है। मेरी नॉमिनल इनकम पहले भी 50 थी, अब भी 50 है। प्राइस के बढ़ने से मेरी रियल इनकम में कमी आ गई है। पहले मेरी रियल इनकम 5 मार्कर्स थी, अब मेरी रियल इनकम 2 मार्कर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस के बढ़ जाने से रियल इनकम में कमी आ जाती है और प्राइस के कम हो जाने से रियल इनकम में इजाफा हो जाता है। अगर आप इसको रिवर्स कर लें, नॉमिनल इनकम 50 है, बाद में भी 50 है। पहले एक मार्कर 25 रुपए का था तो 2 मार्कर मैं परचेज कर सकता था। अब मार्कर सस्ता हो गया, 10 रुपए का एक मार्कर हो गया, अब मैं कितने मार्कर परचेज कर सकता हूं? 5। तो रियल इनकम में इजाफा हो गया। तो इसका मतलब ये है प्राइस में इजाफे से रियल इनकम कम होती है और प्राइस में कमी से रियल इनकम में इजाफा होता है। ये कंसेप्ट समझने के बाद हम आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। जब आपकी इनकम फिक्स होती है, यानी कि 50 रुपए, इस एग्जाम्पल में हमने 50 रुपए रखी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाने से बाजारन तो आपकी इनकम 50 ही है, लेकिन अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखें तो आपकी इनकम बढ़ गई है। प्रोडक्ट पहले 25 रुपए की थी, आपकी रियल इनकम 2 थी। प्रोडक्ट सस्ती हो गई, 10 रुपए की हो गई, अब आपकी रियल इनकम कितनी है? 5 मार्कर्स। तो अब आपकी रियल इनकम में इजाफा हो गया। आप पहले से रिच फील करते हैं, आपकी पॉकेट में 10 रुपए हों
और 50 रुपए का एक मार्कर हो तो आप 2 मार्कर परचेज कर सकते हैं। और आपकी इनकम में 100 रुपया ही हो लेकिन अब मार्कर 10 रुपए का हो जाए तो आप 10 मार्कर परचेज कर सकते हैं। तो आपकी रियल इनकम में इजाफा हो जाता है, आप पहले से रिच फील करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, आपकी नॉमिनल इनकम तो वही है 50 रुपए, लेकिन रियल इनकम में क्या हो जाती है? कमी, क्योंकि प्राइस के बढ़ जाने से रियल इनकम कम हो जाती है। जब आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, यू फील पुअर, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है। डेफिनेटली जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। आप उस प्रोडक्ट की कम क्वांटिटी डिमांड करेंगे क्योंकि अब आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको रिवर्स भी कर लेते हैं। प्राइस में अगर कमी आ जाए, आपकी नॉमिनल इनकम तो वही है 50 रुपए, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। प्राइस में कमी से रियल इनकम बढ़ जाती है। मैंने उसको पीछे एक्सप्लेन किया आपको। रियल इनकम जब बढ़ती है तो आप अपने आप को रिच फील करते हैं, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा कर देते हैं। तो प्राइस कम होने से प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा। देखें, इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये था हमारे पास दूसरा फैक्टर, इनकम इफेक्ट। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा फैक्टर है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तब काम करता है जब किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो। कोक और पेप्सी है, ठीक है। जो पेप्सी की प्राइस है वो कोक की डिमांड को इफेक्ट करती है, और जो कोक की प्राइस है वो पेप्सी की डिमांड को इफेक्ट करती है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझ लेते हैं। फर्ज करें पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, तो पेप्सी की प्राइस बढ़ जाने से लोग पेप्सी को छोड़ के शिफ्ट हो जाएंगे कोक के ऊपर, तो डेफिनेटली पेप्सी की डिमांड में कमी आ जाएगी। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां पर लास्ट वर्ड्स में आपको बताता चलूं, इनकम इफेक्ट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। इनकम इफेक्ट डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो इनकम इफेक्ट ज्यादा होगा। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्वांटम कितना होगा, ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं वो कितने क्लोज हैं। अगर पेप्सी और कोक हैं, ये एक दूसरे का बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। रेडियो और टेलीविजन एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेप्सी और कोक की सूरत में तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन रेडियो और टेलीविजन की सूरत में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की मिकदार ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि रेडियो को छोड़कर टेलीविजन की तरफ शिफ्ट करना या टेलीविजन को छोड़कर रेडियो की तरफ शिफ्ट करना एक मुश्किल काम होगा, बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।